हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से बीपीएससी एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट होते हैं उसमें जो पीटी एग्ज़ाम्स होती है, फर्स्ट जो स्टेज इस एग्ज़ाम का, उसके विषय में मैं आप लोगों से आज अपने इस वीडियो में चर्चा करूँगी। यदि हम यहाँ पे बीपीएससी एग्ज़ाम के विषय में यदि हम बात करते हैं तो एक यहाँ पर सबसे पहला जो सभी को जानकारी है इस एग्ज़ाम्स के विषय में कि ये प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए जो है वो एग्ज़ाम है। सम्मानजनक पद जो है प्राप्ति इस एग्ज़ाम के थ्रू होती है। इसमें क्वालिफाई करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका समर्पण जो है वो दिखता है कि वो किस प्रकार से तैयारी किए हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन परीक्षा है और इसमें सफलता अर्जित करना बहुत आसान इसका मार्ग नहीं होता है। और यदि इसमें आपको सफलता अर्जित करनी हो तो आप में वो लग्न होना चाहिए कि किस प्रकार से पहली ही प्रयास में हम इस एग्ज़ाम में सफलता अर्जित कर सकें। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं पीटी एग्ज़ाम्स के विषय में तो इसमें किस प्रकार से समग्र रूप से इस एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है, इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने अंक इसके लिए निर्धारित है, इसके विषय में मैं आप लोगों से आज अपने इस वीडियो में करूँगी। सबसे पहला यदि यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी एग्ज़ाम्स के पीटी के विषय में, तो यहाँ पे ये कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि हजारों लाखों की भीड़ में आप निकल करके बाहर आते हैं। इसमें जो भी क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट होते हैं और उनको एक प्रतिष्ठा के सम्मान की दृष्टि से समाज में देखा जाता है और सबसे ऊंचे जो पद होते हैं प्रशासनिक सेवा के, उससे जुड़े हुए लोग होते हैं और समाज में इनका जो योगदान होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनके पास वो अधिकार भी होता है कि वो समाज को परिवर्तित भी कर सकते हैं और समाज के लिए भी कार्य कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी कि आखिर में जो बीपीएससी एग्जाम्स के जो पीटी एग्जाम्स हैं उसके लिए किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या है और एग्जाम के पैटर्न के विषय में। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं आप लोगों से एक एक करके इस एग्जाम की जो विस्तृत जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगी। मैं आज इस वीडियो में उन सभी छात्रों परीक्षार्थियों से संबोधित होंगी जिन्होंने अपने करियर विकल्प के रूप में अत्यंत ही सम्मानजनक यहाँ पे और तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक पदों को प्राप्त करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम से अपने करियर के मुकाम पर पहुंचने के लिए संयुक्त सम्मिलित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में बिहार सिविल सर्विसेज भी कहते हैं, तो इस परीक्षा के द्वारा बिहार राज्य में 9 युवकों को कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने के लिए चयनित किया जाता है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसके अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा, पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, अवर निबंधक, मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बिहार शिक्षा सेवा सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त की जाती है। यहाँ पे मैंने आप लोगों से जितने भी पदों के विषय में बात यहाँ पे किया है, ये बिल्कुल यहाँ पे दर्शाता है कि समाज के जो प्रशासनिक जो तंत्र है हमारा स्टेट का रहा जो रहता है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, इससे ये समझा जा सकता है कि एग्जाम के थ्रू जो है वहाँ पे नियुक्ति मिलती है। प्रत्येक बार जो अधिसूचना जो जारी की जाती है बीपीएससी के द्वारा, वह अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रिक्तियों की जो संख्या है वो उपलब्ध की करवाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त सम्मिलित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात आपको विभिन्न पदों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है और आप किस पद पर कार्य करेंगे यह आपके लिए कुल प्राप्तांक और आपके द्वारा जो चयनित यहाँ पे प्राथमिकता के आधार पर ये बिल्कुल निर्भर करता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप लोगों से इसके विषय में बात करना चाहूँगी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सर्वप्रथम संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसमें जो आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं
वह प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वह ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं कि जो बिहार लोक सेवा आयोग में जितने भी उम्मीदवार हैं जो इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, उनके लिए पहला जो क्राइटेरिया है वो यही है कि उन्हें एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, या यहाँ पे कहा जा सकता है कि सुयोग्य भारतीय नागरिक होना चाहिए। और इसका जो आवेदन होता है वो ऑनलाइन होता है, और इसका जो आवेदन पत्र है वो ऑनलाइन ही सबमिट होता है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है वह यह है कि जो इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता है, वह इस परीक्षा के लिए यदि हम बात करते हैं तो इसका ऑनलाइन आवेदन भरने के अंतिम तिथि इस समय तक आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ देख सकते हैं कि जो स्नातक या जो इसके समकक्ष जो डिग्री है वो उसमें आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है जब आप इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा जो है वह सामान्य वर्ग के लिए 20 वर्ष तथा अधिकतम 37 वर्ष की आयु रखी गई है। इस उम्र सीमा में अनारक्षित महिला वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं को यहाँ पे छूट दी जाती है। अब आगे यदि हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आखिर में जो प्रारंभिक परीक्षा है या जो पीटी एग्जाम है वो कैसे इसका हम कह सकते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से इसकी हम तैयारी करेंगे, तो यहाँ पे हम सर्वप्रथम यह देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसकी मैं चर्चा आप लोगों से करूंगी। तो यहाँ पे यह देखा जाता है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है और इसके यदि हम एग्जाम पैटर्न के विषय में बात करते हैं तो यह प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटों का होता है। इसमें जो प्रश्न पत्र होते हैं वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध करवाए जाते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो फिर से एक बार मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगी जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके विषय में, कि जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटों का होता है। प्रश्न पत्र जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पे यदि हम प्रारंभिक परीक्षा के विषय में बात करते हैं तो इसमें सामान्य अध्ययन का एक पत्र होता है जो कि 150 अंक का होता है। साथ ही साथ इसमें 150 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प के जो पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो समय निर्धारित की गई है इस परीक्षा के लिए वह 2 घंटे निर्धारित की गई है। यहाँ आपको यह जान लेना होगा कि प्रारंभिक परीक्षा एक शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। इसमें प्राप्त अंकों में मुख्य परीक्षा या अंतिम चयन में आपको कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी, लेकिन यह वह पहली सीढ़ी है जिस पर सफलतापूर्वक पैर रखे बिना आप अधिकारी बनने के लिए आगे की सीढ़ियों में नहीं चढ़ सकते हैं। आपको इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही होगा, और वह भी आयोग द्वारा निर्धारित जो कट ऑफ मार्क्स है उसी के आधार पे आप आगे मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों में से मुख्य परीक्षा के लिए कुल रिक्त पदों के 10 गुना परीक्षार्थियों का इसमें चयन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य रूप से हम इसके पाठ्यक्रम के विषय में यदि बात करें और इसे हम संक्षेप में जानना चाहें तो इसके अंतर्गत हमें मुख्य रूप से किन विषयों का अध्ययन करना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे प्रश्न सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, सामान्य भूगोल, बिहार का इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, बिहार के प्रमुख भौगोलिक विभाग, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान, बिहार की महत्वपूर्ण नदियां,
बिहार की अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ यहाँ पे सामान्य मानसिक योग्यता की जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे इतिहास विषय के संबंध में, क्योंकि जो सर्वाधिक जो प्रश्न हैं वो इसी से संबंधित या इतिहास विषय से संबंधित ही पूछे जाते हैं, जिसमें हमें यह देखने को मिलता है कि प्रारंभिक परीक्षा में यह ट्रेंड रहा है कि सर्वाधिक जो प्रश्न है इतिहास विषय से ही पूछे जाते हैं, और इसमें लगभग 40 से हम देखते हैं कि जो 50 प्रश्न हैं वह इतिहास से पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इतिहास विषय की, तो आप अपने आप में इतिहास विषय की विषय वस्तु जो है वो अत्यधिक व्यापक है, फिर भी इसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में हम अपने अध्ययन को ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यही नहीं, हमारा विशेष ध्यान इतिहास विषय के अध्ययन करते समय मानचित्र, विदेशी यात्रियों, धार्मिक विचारधाराएं, स्वतंत्रता संग्राम, बिहार के योगदान, इन सब बिंदुओं पर विशिष्ट ध्यान रखते हुए हमें इस पत्र की तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि इतिहास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रति वर्ष 40 के आसपास प्रश्न इसमें प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं विशेष रूप से आपको यह बताना चाहूँगी कि मैं बहुत जल्द प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास विषय से संबंधित तथा इसमें इसके महत्व को देखते हुए इतिहास विषय की तैयारी, इसके संबंध में तथा इसकी तैयारी के संबंध में एक संपूर्ण जो वीडियो है इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सामने इसे पेश करूंगी, जिसमें किन पुस्तकों का अध्ययन करना है तथा सरल भाषा में या सरल शब्दों में इसका वर्णन मेरे द्वारा किया जाएगा। यह मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगी कि इतिहास विषय से संबंधित यदि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप मेरे जो ब्लॉग है जिसका एड्रेस है @toperstouch तथा मेरे YouTube चैनल जिसका एड्रेस है @toperstouch, इसकी जितने भी इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आप मेरे ब्लॉग तथा YouTube में जा करके वहाँ से हासिल कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो में ये प्रयास करती हूँ कि सरल शब्दों में इतिहास के महत्वपूर्ण विषयों पर महत्वपूर्ण आप लोगों को जानकारी दे पाऊँ। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रारंभिक जो परीक्षा में विज्ञान विषय की क्या भूमिका है, क्योंकि यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि ये बहुत जो विज्ञान का विषय है, यहाँ पे जो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, इससे संबंधित 15 से 20 प्रश्न जो हैं वह पूछे जाते हैं, और परीक्षार्थी विज्ञान विषय से अपनी स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण यदि की हो तो उनके लिए यहाँ थोड़ी सी मदद अवश्य है, किंतु हमें यह ध्यान रखना है कि विज्ञान विषय से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका स्तर जो होता है वह माध्यमिक ही स्तर का रहता है। इस संदर्भ में मैं आप लोगों से यहाँ पे यह सुझाव दूंगी कि आप एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं जो कि 9वीं और 10वीं कक्षा के हैं, उनसे संबंधित जितने भी पुस्तक हों, या वो जीव विज्ञान के हों या रसायन विज्ञान के हों या भौतिक विज्ञान को हों, उनके जितने भी एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। उसे एक नोटबुक में जितने भी इसको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स आपको लगते हैं या जो एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हुए आपको लगता है कि इसको संभावना है इन टॉपिक्स पे आने के प्रश्न, उसके आधार पे एक क्विक आप हम कह सकते हैं कि नोट्स यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे जॉट डाउन कर सकते हैं, ताकि जो है प्रारंभिक परीक्षा के 1 महीने पूर्व या 15 दिन पूर्व आप इसका क्विक रिविजन भी कर सकें। अब मैं आप लोगों से जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भूगोल विषय के में जो है कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, यहाँ पे यदि इसके बारे में हम बात करें तो भूगोल विषय से जो है संभवतः हम देखते हैं कि जो है 15 प्रश्न के आसपास इससे भूगोल का जो सेक्शन है उससे पूछे जाते हैं। आपको यह सुझाव दूंगी कि भूगोल विषय का अध्ययन करते समय अपने पास आप मानचित्र या मैप अवश्य रखें। साथ ही साथ यहाँ पे एनसीईआरटी की जो कक्षा की पुस्तकें हैं 8 से 12 तक की,
उनका आप अध्ययन बहुत ध्यानपूर्वक एक एक विषय वस्तु पर करते हुए जितनी भी जानकारी है उसे इकट्ठा करें। क्वेश्चन पैटर्न के जो ट्रेंड है उसको देखते हुए जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको आप एक नोटबुक में जॉट डाउन करें। ये जो आप क्विक नोट्स की तरह एक जो बनाएंगे इसकी या नोटबुक जो तैयार करेंगे वो आपको लास्ट का जो तैयारी होता है एग्जाम के लिए या जो रिविजन वर्क होता है इसमें वो बहुत मदद पहुंचाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा में जो अर्थशास्त्र है या उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसके लिए यदि आपकी इसकी तैयारी करनी हो आपको तो यहाँ फिर से मैं आपको सुझाव दूंगी कि यहाँ एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो बहुत ही मददगार साबित होंगी, जिसमें कि जो 11वीं कक्षा के जो है पुस्तकें और 12वीं की कक्षा के जो पुस्तक हैं उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक नोटबुक में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या टॉपिक हैं जिनको आपको लगता है कि बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है उसको आप यहाँ पे उसको नोट डाउन करें। साथ ही साथ अर्थशास्त्र की तैयारी करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि पिछले 3 वर्षों के भारत के जो बजट है उसका और बिहार के बजट के जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं उसकी आप यहाँ पे समग्र तौर पे इसकी यहाँ पे तैयारी करें। अब यहाँ पे यदि प्रारंभिक परीक्षा में हम राजनीति विज्ञान जो सेक्शन है यदि उसकी तैयारी के संबंध में बात करते हैं तो ये जो सेक्शन है वो भी काफ़ी महत्व का है, क्योंकि इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं स्पेशली जो कक्षा 9 से लेकर के जो 12वीं तक की है पुस्तकें उनका आपको अध्ययन करना चाहिए बहुत समग्रता के साथ, बहुत ध्यानपूर्वक समझते हुए, और साथ ही साथ आप यहाँ पे एक नोट्स बना लें जिसमें कि आप जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती हैं, जितने भी संशोधन हुए हैं या अमेंडमेंट हुए हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो किस सेक्शन से रिलेटेड हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे प्रकार से करनी चाहिए। भारतीय संविधान के विषय में यहाँ अगर इसकी तैयारी जो करनी है यदि इसके विषय में यहाँ पे हम बात करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं, जो सबसे अच्छी पुस्तकें हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे इसकी तैयारी करनी चाहिए, जिसमें कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एडवाइस दूंगी कि जो कश्यप की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी है। यदि आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो इस सेक्शन की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा में जो गणित का विषय है यदि उसके विषय में यहाँ पे हम बात करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि इस सेक्शन से जो है वो 10 से 15 प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, और इसमें जो 10वीं स्तर की जो अच्छी पुस्तकें हैं उसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को कहूँगी कि जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं आपके 7 से 10 स्टैंडर्ड तक के उसको आपको सॉल्व करना चाहिए। जितने भी जो है इंपॉर्टेंट बेसिक्स आपके इसके मैथ्स के क्लियर होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो बहुत टफ लेवल के नहीं होते, वो बेसिक जो है लेवल के ही एग्जाम्स होते हैं। आपको लगातार ये प्रयास करना चाहिए, जो भी आप अच्छे स्तर की जो पुस्तक का आप चुनाव करते हैं उसे लगातार आप जितने भी प्रश्न हैं उनको आपको हल करते रहना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छे प्रकार से इसका अभ्यास भी हो सके और इसका जो है आप निपुणता पूर्वक जो गणित विषय है उसमें आप जो आपकी तैयारी है वो आप इसमें कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं मैथ्स से रिलेटेड या गणित से रिलेटेड उसको आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, उसको आपको समझना चाहिए और उसको अलग से आप एक नोटबुक तैयार कर लें जिसमें कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं या इक्वेशंस हैं जैसे उनको आप अच्छे से उसको लिख सकते हैं, जॉट डाउन कर सकते हैं और बार बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से आप लोगों को कहूँगी कि गणित विषय को समझ के पढ़ना बहुत आवश्यक होता है और इसका कंटिन्यूअस जो है अभ्यास करना, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसका इस सेक्शन की तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो आप प्रारंभिक परीक्षा में जो समसामयिक जो घटनाक्रम है या जो करंट अफेयर्स के विषय में जो आपको तैयारी करना होता है, यदि इसके विषय में हम यहाँ पे बात करते हैं तो इससे संबंधित जो है ये 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जो सेक्शन है ये करंट अफेयर्स का ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक सेक्शन है, क्योंकि लगातार जो है डेली बेसिस पे कोई ना कोई घटनाक्रम पूरे विश्व में घटित होती रहती है और यहाँ पे ये समझना कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, किनको आपको पढ़ना है, समझते हुए इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस सेक्शन की आपको तैयारी करनी होगी। इसके लिए नियमित जो है आप लोगों को एक जो स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर्स हैं जैसे डेक्कन हेराल्ड है, हिंदू है, इनको आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ जो टीवी पे जो न्यूज़ चैनल हैं उसको भी आपको सुनना जरूर चाहिए। यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे समझना है कि जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो मैं फिर से यहाँ पे दोहराऊंगी कि इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है और आपको इस सेक्शन की तैयारी के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी।
यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे मैं करंट अफेयर्स से संबंधित डेली जो है एक वीडियो डाल रही हूँ और उसको आपको ध्यान से इसके विषय में तैयारी करनी होगी। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि जो प्रतियोगिता पर जो परीक्षा है उसमें जो हम तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि प्रतियोगिता से संबंधित जो पत्रिकाएं आती हैं तथा इससे जो वार्षिकांक निकलती है, आप अवश्य जिस वर्ष परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं उसके विगत 2 वर्षों के वार्षिकांक का अध्ययन आप अवश्य यहाँ पे करें। साथ ही साथ जो मासिक अंक इसकी निकलती है उसे आप हमेशा जो है इसको अपने आप एक हैबिट में कह सकती हूँ मैं यहाँ पे कि इसको आप इंक्लूड करें और डेली बेसिस पे इसका अध्ययन करें और जितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिले उसकी आप एक नोट्स बना लें। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स की तैयारी के विषय में यदि हम बात करते हैं तो विशेष रूप से जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, जितने भी प्रमुख घटनाएं हुई हों, जितने भी पुरस्कार प्रदान किए गए हों, इन दोनों ही स्तर पर जैसे जो खिलाड़ी हैं जिनको किन खेल में उनको आयोजन हुआ, पहले तो किन खेलों का आयोजन हुआ, किन खिलाड़ियों को जो है पुरस्कार मिले, कहाँ पे ये खेल जो है वो आयोजित किए गए, इन सब के विषय में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे इन दोनों ही स्तरों पर विज्ञान और अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी मुख्य बातें हैं उनका भी आपको एक नोट्स यहाँ पे तैयार कर लेना चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सुझाव देना चाहूँगी कि आप नियमित रूप से मेरे ब्लॉग जिसका एड्रेस है @topersTouch, वहाँ पे जा करके करंट अफेयर्स से संबंधित जो मेरा पोस्ट होता है जीके अपडेट करके, इस जीके अपडेट पोस्ट पे आप जा करके जो करंट अफेयर्स है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है @topersTouch, इस पे भी मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करती हूँ करंट अफेयर्स से संबंधित। इस वीडियो को भी आप देख करके मेरा ये विश्वास है यहाँ पे कि जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है इसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छे प्रकार से हो पाएगी। मेरी कोशिश है कि मैं जो भी करंट अफेयर्स से संबंधित विषय की चर्चा करती हूँ अपने ब्लॉग में या यूट्यूब चैनल में, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उसे मैं यूट्यूब में पूरी तरीके से उसकी व्याख्या करते हुए इसमें डालती हूँ या अपलोड करती हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तब ही करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों से कहा कि एग्ज़ाम जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सम्मानजनक पद है, आपकी जो प्रतिष्ठा समाज में बनी होती है इन पोस्ट पे यदि आप होते हैं। तो यहाँ पे मैं अंत में आप लोगों से जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी और मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगी कि वह यह है कि आप अपने पर सबसे सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगी कि जो आपका यहाँ पे ध्यान आपको देना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी आप किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं। दूसरा, जो आप तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसका नियमित रूप से आप अध्ययन करें। यदि सॉल्व करना हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तो उसको आप लगातार सॉल्व करें। उत्तम क्वालिटी की यहाँ पे जो अध्ययन सामग्री है उसे आप लोगों को अपने विषय वस्तु के तौर पे अपनाना चाहिए, उसे शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ एक आपको अपना मित्रों का एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसे आप डिस्कशन ग्रुप भी कह सकते हैं। डेली बेसिस पे आप लोगों ने क्या पढ़ा है या न्यूज़पेपर्स में कौन से टॉपिक्स थे आज के जो करंट अफेयर्स से संबंधित, या जो आपका विषय है जिसका आप चुनाव मेंस में आगे भी करने जा रहे हैं या जो आप तैयारी करना चाह रहे हैं आगे, उसको भी आपको समग्र रूप से अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि इसकी तैयारी के लिए आप एक डिस्कशन ग्रुप जरूर बनाएं। और आपको जो है ईश्वर पे सबसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट भाग है मैं कह सकती हूँ इस एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए, पहला तो ये जरूर है कि आपको अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरा ईश्वर में आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसमें मैं आगे जरूर इस एग्ज़ाम में सफलता अर्जित करूँगा या करूँगी। आगे मैं आप लोगों से मैं सिर्फ इतना यहाँ पे कहना चाहूँगी क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, साथ ही साथ यहाँ पे
ये यहाँ पे ज़रूर मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से कि इस एग्ज़ाम में यदि आप लोगों को सफलता अर्जित करनी हो तो ये आवश्यक यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि सतत मेहनत, कंटिन्यूअस जो हम कह सकते हैं प्रैक्टिस, इनके बिना इस एग्ज़ाम में आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।